नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। समय संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान जय प्रताप सिंह। जय प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी एवं मध्य निषेध के कैबिनेट मंत्री हैं। आज हम इनसे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में। यूपी सरकार के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह का जन्म 7 सितंबर 1953 में बिहार में हुआ। बांसी राज घराने से ताल्लुक रखने वाले जय प्रताप सिंह पहली बार साल 1989 में निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत हासिल करके विधानसभा पहुंचे। उसके बाद साल 1991, 1993, 1996 और 2002 में वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े और जीत का परचम लहराया, लेकिन साल 2007 में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। वही साल 2012 में वो बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़े और विधायक बने। 2017 विधानसभा चुनाव में जय प्रताप सिंह ने बांसी विधानसभा क्षेत्र से कमल को खिलाया और योगी कैबिनेट में आबकारी मंत्री बनाए गए। जय प्रताप सिंह अब तक 7 बार विधायक बने हैं, जिसमें 1 बार निर्दलीय और 6 बार बीजेपी से वे विधायक बने हैं। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अभी आपने देखा जय प्रताप सिंह जी का राजनीतिक कैरियर। जय प्रताप सिंह जी, समय संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय प्रताप सिंह जी, आप राज परिवार वैसे भी आप सेवा भाव रहता था, तो राजनीति में आपने आने का रास्ता क्यों चुना और क्या पहले से इच्छा थी कि आप राजनीति में आएंगे? कुछ परिस्थितियां बनती है, कुछ भाग की बात होती है जी। और मैं तो अपने पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए मैं उत्तर प्रदेश में रहता नहीं था। मैं बाहर काम करता था और मेरी खुद की फैक्ट्री भी थी। मैं गुजरात में रहता था। पारिवारिक परिस्थितियां ने मुझे उत्तर प्रदेश वापस भेजा। अपनी संपत्ति के विषय में मैं देखने आया था। चुनाव 1989 में हुआ। उसी समय जनता ने मुझे प्रेरित करके मुझे उस चुनाव में खड़ा किया और मैं राजनीति में उसी समय से आ गया। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि आपके बारे में चर्चा थी कि आप राजनीति में आना नहीं चाहते थे। एक ऐसे कारण बने जिससे ही राजनीति में आना पड़ा आपको। वक्त ने मुझे 1989 में भेजा और जनता ने ही मुझे आगे बढ़ा के इस पद पर कायम किया, ताकि वो चाहते थे कि कुछ न कुछ बदलाव हो। जो सामान्य राजनीति में है वो इस परिवार से जुड़े थे। इस परिवार के पीढ़ियों से हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बहुत सारा काम किया गया है, उनसे जुड़ने की वजह से उनको लगा कि कोई एक नया लड़का आया हुआ है तो कम से कम कोई अच्छा ही काम करके जाएगा, तो उस वजह से मुझे वहां खड़ा किया गया। सिंह साहब, ऐसा देखा जाता है जब राजनीति में कोई आता है तो कहीं न कहीं उसका कोई न कोई प्रेरणा स्रोत होता है, किसी से प्रभावित होता है। तो कोई ऐसा प्रेरणा स्रोत रहा जिससे आप राजनीति में प्रभावित हुए? नहीं, ऐसा तो सीधा मेरा कोई प्रेरणा स्रोत नहीं था, जनता ही मेरी प्रेरणा स्रोत थी। आज भी आपके पिताजी हैं, लोग उनको राजा बुलाते हैं, आपको भी राजकुमार बुलाते हैं, तो आपको लगता है कि राजनीति में आप आए गए हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, जब लोग राजकुमार आपको बुलाते हैं, विधायक नहीं कहते हैं, तब आपको कैसा लगता है? थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, क्योंकि आज हालात दूसरे हैं और मेरे खुद की पैदाइश तो आजादी के बाद है। एक सम्मान तो है हमारे परिवार के प्रति, और मेरे पिताजी जरूर आज दिल्ली में रहते हैं, 91 साल के हैं, और उनके प्रति भी बहुत सम्मान हमारी जनता की है, अपने लोगों की है। तो उसी सम्मान को देखते हुए, परिवार का सम्मान को देखते हुए आज मुझे लोग जरूर राजकुमार के नाम से संबोधित करते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जब मुख्यमंत्री का चयन हो गया तो ये भी कयास लगाया जा रहे मंत्री कौन होगा। क्या आपको पहले से पता था कि आप मंत्रिमंडल में स्थान लेने वाले हैं? नहीं, ये तो मुझे पता नहीं था जी। एक वरिष्ठता के नाते, बहुत दिन से बीजेपी से जुड़े होने के नाते मन में जरूर ये बात थी कि शायद अब ये समय हो गया है कि पार्टी हमको मंत्री बना सकती है। आप पूर्वांचल से आते हैं और पूर्वांचल में किसानों की समस्याएं हों या और भी समस्या, काफी समस्याओं से ग्रस्त हैं वहां के लोग। आपका क्या एजेंडा है पूर्वांचल के लिए? हम लोग नेपाल बॉर्डर के पास में रहते हैं और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ बाढ़ की है। नेपाल से निकले हुए जितनी भी नदियां हैं वो आए दिन हम लोग को बाढ़ से प्रभावित करती है। बहुत हमारे नुकसान बहुत होती है उसमें। क्षेत्र में आप कौन सी ऐसी बड़ी समस्या मानते हैं जिसके लिए आप सबसे पहले उसको प्राथमिकता देंगे? अब आज के समय में तो एक बहुत बड़ी फौज हमारे युवाओं की होगी पूरे प्रदेश में। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं
लड़के जो पढ़ लिख के निकलते हैं, बीए पास करते हैं और नौकरियां उनको मिलती नहीं है, क्योंकि पुराने लोग अब धीरे धीरे खेती जो करते भी हैं वो नए लोग अब उस खेती की परंपरा में जाना नहीं चाहते। इसलिए इस फौज को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में व्यवसाय से जोड़ना, रोजगार से जोड़ना या नौकरी और देना, ये एक बहुत बड़ा चुनौती भी है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी, और ये आवश्यक है कि आज रोजगार देना बहुत जरूरी है। कैबिनेट ने भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, इसमें किसानों के लिए भी कर्ज माफी का भी फैसला लिया और तमाम फैसले लिए। शिक्षा की अगर आप बात कर रहे थे तो ये भी फैसला लिया गया कि शुरुआत से अंग्रेजी की भी पढ़ाई होगी। तो आपको लगता है कौन कौन से फैसले इसमें जो लिए गए वो महत्वपूर्ण थे? जो हमने अपने लोक संकल्प पत्र में दिया था चुनाव के समय में, तो उसका सबसे पहला काम किसानों का कर्जा माफ करना, फसली कर्जा माफ करना, इसको हम लोग ने तत्काल किया और उसकी व्यवस्था हम अपने में ही कर रहे हैं। सेंट्रल से हम लोग कोई लोन नहीं ले रहे हैं और जो भी हम व्यवस्था अपने रेवेन्यू से जनरेट करेंगे उसी से हम उसका पेमेंट भी पूरा करेंगे, उसको कर्ज को माफ करेंगे। ये सबसे बड़ी फैसला था हमारी। समय के साथ साथ बहुत सारे फैसला आएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में भी आएंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आएंगे। कुल मिला के हम कैसे एक आम आदमी का जो नीचे गांव में रहता है उसका जीवन को हम कैसे बेहतर बनाएं। पूर्वांचल एक नया स्टेट बनाने की मांग कई बार उठती रही है, आप कितना सहमत हैं कि एक नया स्टेट पूर्वांचल के रूप में बनना चाहिए? पूर्वांचल की मांग तो राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग ने उठाया है और शुरुआत इसका मुझे लगता है पश्चिम से ही हुआ, जब अजीत सिंह इसको बहुत ज्यादा हवा दे रहे थे पश्चिमांचल करने के लिए, तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट भी चाहिए था कि किसी तरह हमको पूर्वांचल का भी मिल जाए तो उत्तर प्रदेश को 3 हिस्से में या 4 हिस्से में बांटा जाए। मगर मैं नहीं समझता कि इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आवश्यकता ऐसा है कि हमारे समाज को अपने पैर पर खड़ा करने का, उनको हर प्रकार का रोजगार या नौकरी देने का, उनके किसानी की समस्या को समाधान करने का, वो अच्छी तरह खेती करें ताकि वो 2 पैसा अपने घर में बचाएं और उससे जुड़े जितने भी ये नीचे के हैं अगर उसको हम ठीक ठाक कर पाए तो आदमी अपने आप ही खुशहाल हो जाएगा, उसको पलायन नहीं करना पड़ेगा। सिंह साहब, आप राज परिवार से हैं और राज परिवार में हमेशा आपने जनता की सेवा की है, आपके परिवार ने भी जनता की सेवा की है, लेकिन आजकल जो लोग राजनीति में आ रहे हैं वो एक इसको व्यवसाय मान के आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि व्यवसाय और सेवा 2 अलग अलग चीजें हैं? बिल्कुल 2 अलग अलग है। इसमें राजनीति में आने के बाद जो लोग इसका अट्रैक्शन देखते हैं, इसमें जो पावर देखते हैं, इसमें जो पैसा देखते हैं, गलत तरीका से जो पैसा बनाते हैं, ये हम अपने पूरे राजनीतिक कैरियर जो मेरा 89 से चले आ रहा है, मैंने बहुत सारे लोग को इसमें देखा। सामान्य परिवार के लोग जो तत्काल एकदम कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही सालों के अंदर करोड़पति बन जाते हैं, बहुत अकूट संपत्ति बन रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं लगता कि हम जो पैसा लूट रहे हैं या गलत तरीके बना रहे हैं वो जनता का ही पैसा है, वो समाज के लिए पैसा है जिसको हम सबको मिलकर एक दायित्व मिला है, हमको काम करना चाहिए। मगर ये समाज की ये भी एक दिशा हम लोग देखते हैं कि ऐसे भी लोग हैं और तब से लेकर आज तक अभी भी इसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है कि लोग चाहते हैं कि इसमें आके और इसमें हम इसका जितना भी फायदा उठा पाए उसका उठाएं। मैं इस बात को तो टोटली गलत मानता हूं। क्योंकि सिंह साहब, आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहां पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। मेरे परिवार के लिए कोलगेट सिबा का वेद शक्ति, इसमें है तुलसी, लौंग, नींबू, अजवैन, कपूर और नीलगिरी के सदियों पुराने गुण। स्वस्थ और सुरक्षित दांतों के लिए नया कोलगेट सिबा का वेद शक्ति। करोड़ों लोगों का भरोसा है माइक्रोटेक, जिसने रोशन की आपकी दुनिया और सब चलाया है बेफिक्र। अब माइक्रोटेक सोलर प्रोडक्ट से आपकी जिंदगी में नए रंग भर रहा है और एलईडी लाइटिंग से बिजली की बचत कर आपकी दुनिया में उजाला कर रहा है। माइक्रोटेक, क्रिएटिंग टेक्नोलॉजीज फॉर अ बेटर टुमारो। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं आबकारी मंत्री जयप्रताप सिंह। जयप्रताप सिंह जी, अभी राजनीति में बात हो रही थी, व्यवसाय की बात हो रही थी कि राजनीति को व्यवसाय नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी ये व्यवस्था की है कि इस बार वो 25-25 विधायकों पर एक सचेतक नियुक्त कर रहे हैं ताकि उनको समझाया जा सके
कि राजनीति व्यवसाय नहीं है, सेवा है। जी, ये बिल्कुल सही है। ये हमारे दल के अंदर एक व्यवस्था हम लोगों ने तैयार किया है, क्योंकि अब की बहुत भारी संख्या में 325 की संख्या हमारे पास है और लगभग उसमें 215 हमारे पास ऐसे विधायक हैं जो बिल्कुल नए चेहरे हैं, जो विधानसभा के अंदर की कार्रवाई, विधानसभा में अपने आप को कैसे कंडक्ट करना, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और विधानसभा के अंदर कुछ नियमों हैं उसके बारे में जानने के लिए दल के अंदर जो हमारे संगठन के लोग हैं उनका 25 के ग्रुप में उनका एक सचेतक बनाना है, ताकि वो जब विधानसभा की कार्रवाई रहे तो पूरी तरह से उपस्थित जरूर रहे, उसमें अपनी बातें रखे, अपने प्रश्न पूछे, विपक्ष के तरफ से किस तरह से बातें आते हैं, कैसे मंत्री लोग अपना जवाब देते हैं, ये उनको जानना जरूरी है और अपनी भी बातें छेद का वो कर सकते हैं। इसलिए 25 के ग्रुप में रखे और ये सुनिश्चित करना कि विधानसभा में पूरी उपस्थिति पूरी तरह रहे, दिन भर रहे। जो विधायक दूसरे दलों से आए हैं, दूसरे दलों के नियम कानून परंपरा सिस्टम दूसरा था, अब उनको ये भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अब आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं या मंत्री हैं और योगी सरकार में काम कर रहे हैं, अब आप संभल के काम करिए, वो चीजें भूल जाइए जो पिछली सरकार में आप करते थे या पिछली पार्टी में करते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये है कि जब वो दूसरे दल से आए हैं हमारी पार्टी में और हमारी पार्टी के संस्कार, हमारी पार्टी की कार्यशैली देखेंगे, अपने आप उसमें वो परिवर्तन करके उसमें ढल जाएंगे। एक सिस्टम हमारे पार्टी में बना हुआ है शुरू से, उसी सिस्टम को सब लोग अपनाते हैं। हर दल का अलग अलग सिस्टम होता है, हमारे में थोड़ा और व्यवस्थित है, संगठन है और जवाबदेही हमारे यहाँ है, तो इसलिए उस जवाबदेही को देखते हुए वो लोग भी साथ साथ में लगेंगे, काम करेंगे। सिंह साहब, आप जिस विभाग के मंत्री हैं उसको आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग बोला जाता है, तो आबकारी भी है और मद्य निषेध दोनों में कंट्रोवर्सी है, शराब बिकवाएंगे भी आप और रोकेंगे भी आप, तो कैसा ये विरोधाभास? विरोधाभास तो नहीं है, एक प्रकार से हमारे संविधान में ही एक अनुच्छेद है 47, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा भी है कि ड्रग्स का ओवर यूज या मादक पदार्थों का, शराब का, ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें अंकित किए गए हैं जो एक पोटेंसी से ऊपर का होता है, जो शरीर को हानिकारक होता है, ह्यूमन बॉडी को हानिकारक होता है। उसके लिए एक डिपार्टमेंट हर प्रदेश में बनना आवश्यक है। उसी की नजर से मद्य निषेध हमारे उत्तर प्रदेश में भी बना हुआ है। अब उसका इतना ही रोल होता है कि हम बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, नाटक के द्वारा, प्रचार प्रसार के द्वारा, स्लाइड के द्वारा, कि शराब पीना या ड्रग्स लेना या अन्य प्रकार के दवाइयां जो जिसमें थोड़े अल्कोहल बेस्ड होते हैं, इस तरह का लेने आपके लिए हानिकारक है। सिंह साहब, महात्मा गांधी ने कहा था कि शराब पीने से शरीर ही नहीं आत्मा भी मर जाती है। बिल्कुल सही कहा था महात्मा जी ने, मगर सब लोग महात्मा जी तो ना बन सकते हैं। महात्मा गांधी जी अगर सब होते तो आज कोई समस्या नहीं होती हमारे बीच में। ये सवाल तो बिल्कुल सही है, मगर हमको अंदर में ही सोचना है कि जब हम जवान होते हैं, हमारी संगत क्या है, हर चीज माने उपलब्ध है मार्केट में, अच्छी चीजें भी हैं, बुरे चीज भी है, इस पर कोई रोक नहीं है, तो हम खुद को फैसला करना है कि कितना चीज हमारे लिए हानिकारक है, कितना हमारे लिए अच्छा है। लेकिन महात्मा गांधी ने जो कहा, तो गुजरात सरकार ने उसको अपनाया, बिहार ने अपनाया और कई और स्टेट भी हैं जिन्होंने भी इस पर लागू किया, पूर्ण शराबबंदी लागू की। क्या संभावना है कि उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी लागू हो? आगे चल के क्या होगा भविष्य में, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, मगर आज के दिन में हमारे यहाँ कोई इस तरह का विचार नहीं है फिलहाल कि शराबबंदी करना है। हाँ, जो समस्या आ रही है, जो इधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से वो थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर रही है, जो रेवेन्यू से संबंधित उसका जो रेवेन्यू वाला अंश है, अन्यथा अभी शराब के बंदी करने पर इस पर कोई अभी विचार नहीं है। सिंह साहब, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि हाईवे से 500 मीटर अब ठेके नहीं खोले जाएंगे, लेकिन फिर भी वो ठेके कई जगह तो खुले हुए हैं। जैसे मोदी नगर जाते हैं, जब देहरादून के रास्ते जाते हैं, वहां पे एनएच के पास ठेके खुले हुए हैं, अभी उन पे कोई कार्रवाई नहीं दिख रही। और उत्तर प्रदेश में भी जो ठेके खोले जा रहे हैं 500 मीटर के बाद, उसमें काफी विरोध हो रहा है, क्योंकि वो जो बस्तियां हैं उनमें जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन तो पूरे देश में सबको करना है और उत्तर प्रदेश भी उससे कोई अलग नहीं है। हम लोग पूरी तरह से छत उसका पालन करेंगे, उनके आदेशों का पालन करना ही है। 500 मीटर दूर हमको करना ही है उन दुकानों को हटके, क्योंकि उनका एक स्पष्ट कहना है कि जो दुकानें सड़क पर है, लोग अक्सर गाड़ी रोक के वहां पीते हैं, उससे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे जाने जाती है। इसलिए वो आदेश का पालन करते हुए 500 मीटर हम दूर तो कर ही रहे हैं। दिक्कत थोड़ी सी ये हो गई थी कि ये आदेश आया था नवंबर दिसंबर में
उसके बाद पूर्वोत्तर सरकार ने कुछ किया नहीं, चुनाव आ गए, चुनाव के बाद हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार बनने के बाद जब हमको डिपार्टमेंट मिला तत्काल हम लोगों ने इस पर अमल करना शुरू हुआ। तो थोड़ा हो सकता है लेट होगा, मगर 100% वो दुकानें वहां से हटेंगी। एक बार हटने के बाद अक्सर, क्योंकि उत्तर प्रदेश घनी आबादी है, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे नहीं है जहां जगह मिल भी जाती है, हम लोग ने इसमें यह भी तय किया है कि जो दुकानें शिफ्ट हो रहे हैं और अगर नहीं जगह पा रहे हैं, या तो वो रिन्यूअल अपना लाइसेंस का नहीं कर पा रहे हैं, या अगर रिन्यूअल कर लिया तो वो अपना सरेंडर कर लेंगे लाइसेंस। उस पर हम लोग भी सहमत है, बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। नहीं अगर रेजिडेंशियल कॉलोनी या कहीं भी बाहर जगह नहीं मिल पा रही है तो हम उस पर जोर नहीं दे रहे, वो अपना दुकान बंद कर सकते हैं, और जो हमारे पास बाकी जो चल ही रहे हैं उस पर हम अपना काम करते रहेंगे। सिंह साहब, उत्तर प्रदेश में ये समस्या है कि एनएच जितने भी हैं, स्टेट हाईवे हैं, उनसे 500 मीटर की दूर पर आप दुकान रख सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं निर्देशों के तहत एक बीच का रास्ता उत्तराखंड सरकार ने निकाला। उन्होंने जितनी भी अपनी स्टेट हाईवे हैं उनको जिला मार्ग बना दिया और समस्या का समाधान हो गया। तो क्या आप इस तरीके की कोई योजना है? अभी तो हम लोग का नहीं है, इस तरह का कोई योजना नहीं है। अगर होता तो हम लोग सब कैबिनेट में बैठ के इस पर भी कुछ बात करते हैं। अभी तो फिलहाल ये हटाने की बात खाली हुई है। और थोड़ा सा जो विरोध शुरू हो गया था महिला संगठन की वजह से, शुरू तो हुआ कि ये दुकानें जो शिफ्ट होकर आ रहे थे रेजिडेंशियल कॉलोनी में, तो उसका विरोध तो हुआ, मगर बाद में वो विरोध ऐसा हो गया कि जो जहां पहले से ही दुकानें स्थापित थे किसी भी एरिया में, जो वर्षों से स्थापित थे, जो लाइसेंसदार थे, उनके ऊपर पूरा हमला करने लगे और आगजनी करने लगे, और जिससे संपत्ति का भी नुकसान हुआ। सिंह साहब, चूंकि आपका प्रदेश का पड़ोसी बिहार है, प्रदेश है, वहां पर शराबबंदी लागू है, इसलिए उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी आम जनमानस ये मांग करने लगा है कि उत्तर प्रदेश में शराबबंदी क्यों नहीं। मांग तो कर रही है, मगर उस तरह का मांग अभी आ नहीं रहा है। अभी जैसे छोट-मोट घटनाएं जो हुए हैं, इसी से लोगों ने निष्कर्ष निकाल लिया कि हाँ, उनका जो गुस्सा शराब पीने के खिलाफ है, उसको देखते हुए कुछ लोग ने कहना शुरू कर दिया। मगर अब मांग जैसे क्या होता है, बिहार में एक बहुत बड़ा अभियान टाइप का चल गया था, जिसमें गांव के गांव लोग निकल के ये कहते थे कि साहब बिल्कुल शराब बंद करना है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते। उसको देखते हुए चुनाव के पहले घोषणा पत्र में नीतीश कुमार जी ने अपने घोषणा पत्र में रखा, और उसका वैकल्पिक इस्तेमाल और वैकल्पिक योजना उन्होंने कुछ निकाला होगा, और तुरंत चुनाव जीतने के बाद उन्होंने उसका पूरा लागू भी किया। तो ये माना जाए कि शराबबंदी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि एक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा स्रोत है। इस समय तो बिल्कुल स्रोत है, मगर कभी भी इस पर विचार किया जाएगा तो इसका वैकल्पिक योजना भी निकल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इस तरह की बात जनता की भावनाओं को देखना है और जनता की भावना उभर के आती है, तो जरूर हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर विचार कर सकते हैं भविष्य में, और यदि ऐसा विचार बनता है तो उसका वैकल्पिक योजना भी निकलेगा उसका। आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहां पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार, समय के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कश्मीर की खूबसूरत घाटी से यहाँ के हालात पर, राजनीतिक सत्ता का खेल नहीं, नागपुर से समाज सेवा। नक्सल मामलों से लेकर गुजरात की धरती से सत्ता और व्यापार की हर खबर। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है, और हमारे साथ हैं प्रदेश के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह जी। सिंह साहब, प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ अगर माना जाए तो आपका विभाग है, लेकिन पिछले एक दशक से इस विभाग का पूरा एक सिंडिकेट का कब्जा है। इस सिंडिकेट को कैसे आप समाप्त करेंगे? प्रदेश का दूसरे नंबर का विभाग है, सेल टैक्स नंबर 1 पर है, फिर एक्साइज है, और फिर हमारे यहाँ स्टैंप रजिस्ट्रेशन का जो आय आता है, राजस्व आता है, तीनों विभाग मिला के वो लगभग 70% हमको आय देता है, और मिला जुला के हम लोग प्रदेश की योजना को सफल बनाते हैं। जहां तक आबकारी नीति के बारे में है, थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूंगा कि 2001 में राजनाथ सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश की सरकार गठबंधन सरकार थी 2001 में, और उन्होंने इसी आबकारी नीति को पूरी तरह से बदल दिया था, पारदर्शिता बना दिया था, जब उन्होंने उसको हटा के लॉटरी सिस्टम कर दिया था। उस लॉटरी सिस्टम में जितने भी उस समय के ग्रुप्स थे, सिंडिकेट तो नहीं था, मगर जितने ग्रुप थे छोटे छोटे, वो सब खत्म हो गए। एक आम आदमी उसको ले सकता था लॉटरी के माध्यम से, और वो अपना चलाता था।
ये सिस्टम हमारा चल रहा था तब तक जब तक 2007 में बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी आए। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके उसको परिवर्तन किया। उसी परिवर्तन पर कायम रख के समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने उसी को वही रखा और उसका नतीजा ये हुआ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को विशेष करके एक जोन बना दिया, एक विशेष जोन बना दिया और उस जोन में पोंटी चड्ढा को उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। पोंटी चड्ढा ने उसको 4 कंपनियां बनाए, 4 कंपनी बना के अपने सारा ठेका उन्हें ले लिया। हमको थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है इसमें परिवर्तन करने के लिए कि पूर्वोत्तर सरकार ने दिसंबर में ही इसका पूरा रिन्यूअल कर दिया था, इस पूरे आबकारी नीति का। वैसे तो किया जाता है 1 साल का, मगर वो थोड़ा एडवांस होके वित्तीय वर्ष 2017 और 18 तक भी उन्होंने इसका रिन्यूअल कर दिया था। आज के दिन रिन्यूअल करने के बाद जो लगभग 80-90% राजस्व जो प्राप्त होता है, जो 17-18 में समय समय पर होना चाहिए श्रेणीबंद, वो सारा के सारा एक साथ उन्होंने जमा करवा दिया। एक नई आबकारी नीति हम लोग तैयार कर रहे हैं, विभिन्न प्रदेशों से बात करके उनके पॉलिसी को देख के अच्छे बिंदु को लेते और अपने न्याय विभाग से राय लेके एक नई आबकारी नीति का तैयारी करेंगे। सिंह साहब, भले ही आपने कहा कि सेल टैक्स विभाग है और भी विभाग हैं जो आय के स्रोत हैं प्रदेश के, लेकिन आबकारी विभाग आय का स्रोत तो है, लेकिन काफी बड़े घपले की इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है। पिछली सरकारों में आरोप लगते रहे, तो आप क्या मानते हैं कि पिछली सरकारों ने ये सब करके एक बड़ा सिंडिकेट जो था उसको प्रमोट किया है? घोटाले तो है और शराब के धंधे में जब इतना बड़ा सिंडिकेट जब हावी हो जाता है पूरे प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं हमारे जो विभाग के जो अधिकारीगण हैं या कर्मचारी हैं वो भी उससे प्रभावित हो जाते हैं और वही एक भ्रष्टाचार का एक माध्यम बन जाता है। सिंह साहब, जैसा कि आपने कहा कि अब 2017 से 18 तक का पैसा जमा कर लिया गया है, तो इससे कैसे आप इसको समाप्त करेंगे, इससे कैसे बदलाव करेंगे, कैसे उसको सही करेंगे आप? बदलाव तो देखिए, मैंने आपको बताया कि 31 मार्च 2018 तक हम संभवतः इसको कुछ कर नहीं सकते हैं। जो वर्तमान आबकारी नीति है ये हमने न्याय विभाग से भी अपनी वार्ता की है और अभी तक इसमें कोई इस तरह का बिंदु नहीं दिख रहा जिससे हम इसको परिवर्तन कर दें और जो दूसरी पार्टी जाके कोर्ट में कोई स्टे न ले ले। इसलिए हम अभी इस पर कुछ नहीं करेंगे, विभाग के अंदर जो कमियां हैं उसको ठीक करेंगे। आप उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तो कर सकते हैं जो इस भ्रष्टाचार में पूरी तरह से संलग्न थे और आज भी उसी पदों पर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं, अभी हम लोगों ने कार्रवाई शुरू नहीं किया है। पूरा उत्तर प्रदेश में जितने भी आबकारी विभाग के जितने भी अधिकारी जिस लेवल पर भी हैं और नीचे जो कांस्टेबल लेवल पर हैं, उन सब का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। उन सबके फीडबैक होंगे कि कितने साल से कौन कहां जमा हुआ है, उसके बाद हम लोग फिर उसमें तैयारी करेंगे। सिंह साहब, एक बड़ी समस्या रही है शराब बिक्री में कि अवैध शराब, कच्ची शराब, तमाम ऐसी शराब जो बिकती है जिसमें छोटे छोटे लोग उसको पीते हैं और कई मौतें सामने आती हैं, कई घटनाएं इस तरीके की सामने आ रही, उनको कैसे रोकेंगे आप? ये तो पहले से ही हमारे नियमावली में और इसके तमाम वो भी हैं जो पहले से चले आ रहे हैं। कोई भी सरकार हो तो अवैध शराब को रोकने के लिए उसके लिए तमाम नियम बने हुए हैं, परंतु ये है कि सरकार कितनी उसमें तेजी लाती है, कितना काम करती है, ये उस पर निर्भर होता है। और बहुत सारे कुटीर उद्योग के नाम पर इस तरह के कच्ची शराब जो बनाते हैं गांव में, जो नदी किनारे हैं या इस तरह के बस्तियां हैं, जिसको विभाग के लोग भी अच्छी तरह जानते हैं और पुलिस के लोग भी जानते हैं। संयुक्त टीम मिला के हम लोग उसको पूरी तरह से नष्ट करने में लगे हैं और कार्रवाई चली रही है, चलते रहेगी उसमें। सिंह साहब, निश्चित रूप से आपने कहा कि पुलिस के लोग जाते हैं, लेकिन पुलिस और आपका विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई तो करेगा, लेकिन संयुक्त रूप से यही दोनों लोग मिले रहते हैं। यही कारण है कि ये शराब बनती है और लोगों की मौत होती है, यानी कि आपके विभाग के साथ पुलिस भी यदि गठजोड़ है दोनों लोगों का, तो ये भी एक सिंडिकेट है। इस सिंडिकेट से कैसे आप निपटेंगे? अब इस सिंडिकेट से भी निपटना पड़ेगा। आखिर में हमारे पास आदमी तो वही है, वही कांस्टेबल है, वही पुलिस फोर्स है, अच्छा बुरा जो भी है हमारे पास उन्हीं आदमी से हमको काम लेना है। मगर ऐसा नहीं कि सभी खराब हैं, उसमें भी अच्छे लोग रहते हैं और जहां हमको आवश्यकता पड़ेगा तो उसको फेर बदल करके और तमाम सूचनाएं जब सब हमको मिलने लग जाएंगे तो उनको पिन पॉइंट करते हुए हम लोग उस सारी कच्ची शराब का धंधा जहां तक हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, उसको हम लोग बंद कराएंगे, नष्ट करेंगे। हमेशा शराब की बिक्री पर एक सवाल उठते रहे कि जितना प्रिंट रेट है उससे ज्यादा पैसा लिया जाता रहा है।
जो पुलिस के पास जाता था, कुछ नेताओं के पास जाता था, कुछ अधिकारियों के पास जाता था, तमाम चर्चाएं रहती थी। तो ये गोरख धंधा जो चल रहा था उसको कैसे निपटेंगे? क्या प्रिंट रेट पे शराबी नहीं बिक रही, उससे ज्यादा पैसा लिया जाता रहा है? उससे ज्यादा तो लेना ही नहीं चाहिए, वो तो पूरी तरह गलत है। कुछ पूर्वोत्तर सरकार में हम लोगों ने सुना था कि इस तरह की बातें आ रही थी जी। इस समय हम लोग ने उसको नियंत्रण में रखा है और सभी अधिकारियों को बोला भी है, क्योंकि मेरे जो हैंड्स हैं वो वही अधिकारी और वही इंस्पेक्टर्स और वही जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा निर्देश जाके उन्हीं के द्वारा चेकिंग भी करते हैं। मगर हम कुछ ऐसे भी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें अचानक कहीं कहीं चेकिंग होगा, उससे पता चल जाएगा कि इस तरह से कहीं हो रहा है तो फिर लाइसेंस कैंसिल हो गया या उनके ऊपर जुर्माना दिया जाएगा। अभी तक सिंह साहब कौन कौन से सुझाव आपके पास आए जिससे आबकारी नीति यानी कि आपके विभाग को और पारदर्शी बना जा सके? अब ये तो हम लोग ने हमारे कमिश्नर के साथ और प्रमुख सचिव के साथ बैठ के और कई विभागीय अधिकारी के साथ अच्छे सुझाव हम लोग को आए हैं कि किस तरह से इस सब चीज का हल करें। जैसे इसमें कोई उदाहरण अभी हम पूरा अभी बता नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी उसमें हम लोग दूसरे प्रदेशों से भी निकाल के आ रहे हैं। पारदर्शिता करना और हेल्दी कॉम्पिटिशन करना और पूरा सिंडिकेट समाप्त करना, मूल रूप से यही होता है। आपका सिंडिकेट खत्म हो जाए, किसी को एक ग्रुप का उसमें कंट्रोल न रहे तो अपने आप ही वो पॉलिसी सही हो जाता है। सिंह साहब, बिहार में शराबबंदी हुई, वहां के मुख्यमंत्री हमेशा ये आरोप लगाते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो शराब अवैध शराब जो बिक रही है वो शराब हमारे बिहार में भी सप्लाई हो रही है, जिससे यहां अपराध बढ़ रहे हैं। देखिए, हमने पहले ही कहा था कि शराब पीना तो गलत होता ही है, मगर हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो शराब पीते ही हैं। बिहार में शराबबंदी हो गया, मगर जहां जहां बॉर्डर्स उत्तर प्रदेश के हैं वहीं के लोग आके और नजदीक के दुकान से उठा के ले जाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं तो आदमी स्वयं जब नहीं अपने आप को संभाल पा रहा है, उसको पीने का लत लगा हुआ है, तो कहीं वो जंगल में भी मिल जाएगा उसको दुकान, तब भी लेके चला जाएगा। कोई बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाएं हैं उन पे कोई ऐसा कोई व्यवस्था की जाए जिससे वहां सप्लाई ना हो सके? देखिए, व्यवस्था तो हमारे सरकारी तंत्र में तो सब कुछ है, रोकने से लेके हर तो कितना जुर्माना लगाना, क्या क्या लगाना, मगर वो सरकारी तंत्र हमारा थोड़ा ढीला हो गया, वो काम नहीं करता है। और उसी को थोड़ा प्रभावी बनाने के लिए हम सबको थोड़ी बहुत कड़ाई करना पड़ेगा, विभागीय कड़ाई करना पड़ेगा। तो क्या हम माने कि इस बार उत्तर प्रदेश का सिंडिकेट समाप्त होगा? बिल्कुल समाप्त होगा, इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल समाप्त करेंगे। बिल्कुल एक नई पारदर्शिता तरीका आबकारी नीति लाएंगे। सिंह साहब, आप योगी जी की सरकार में अभी कुछ ही दिन हुए हैं, आपने उनके साथ काम किया है, कैसा महसूस किया इतने कम दिनों में आपने योगी जी के साथ? मैं समझता हूं कि वो बहुत अच्छे प्रशासक हैं। हम खुद नहीं समझ पा रहे थे उनको, मगर जब हम लोग ने शपथ लिया और पहला कैबिनेट बैठक किया तो उनने पहले ही कहा कि हम सबको इतना बड़ा जनादेश इसलिए मिला है कि हम उसके मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिला है, हमको सुख भोगने के लिए नहीं मिला, इसलिए हमको काम करना है। और काम करने के लिए हमको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा कि जहां हम 18 घंटा कम से कम काम करें। और इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि आप लोग प्रयास करिए, 9:30 बजे आइए कार्यालय में। जब आप समय से आएंगे, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को देखेंगे, उनके सेक्शन में देखेंगे, सफाई देखेंगे, तो एक अपने आप ही एक माहौल बदलते लगेगा। हम अगर काम करेंगे ईमानदारी से तो अपने आप नीचे के लोग भी धीरे धीरे सुधरने लगेंगे। तो ये उन्होंने एक बहुत बड़ा काम हम लोग को सिखाया और हम लोग उसी पर चलते हैं और मानते हैं कि आज जो भी वो काम दिखा रहे हैं, एक रास्ता दिखा रहे हैं, भले उनको उतना अनुभव नहीं रहा होगा, मगर आज मैं समझता हूं उनका अनुभव बहुत ज्यादा है। सिंह साहब, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आबकारी मंत्री जिनका कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में सिंडिकेट का खात्मा होगा। योगी सरकार ने इतने कम दिनों में जो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, इससे जनता को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए समय यूपी उत्तराखंड। सारा प्रणाम।